ये आपका आज का संपादकीय पाठ है और संपादकीय पाठ आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सीमाओं पर गंभीर संकट। या आप देखिए, पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर संभाग में सुरक्षा बलों पर घात लगाकर किए जाने हमलों की संख्या में खासी तेजी आई है, बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और इसमें आप देखेंगे कि इन हमलों में स्थानीय तत्वों द्वारा आतंकियों को खुफिया जानकारी उपलब्ध कराने और उन्हें प्रेशर देने के मामले सामने आते रहने के बावजूद हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित कट्टर इस्लामिक तत्वों की मौजूदगी को स्वीकारने से बचे रहते हैं, जो आज भी समाज, प्रशासन और मुख्यधारा की राजनीति में मौजूद है। यही कारण है कि यह इलाका जिस इस्लामिक कट्टरपंथ के मूल रोग से ग्रस्त है, उसका कभी उपचार नहीं हो पाया और इसकी कीमत हमें अपने जवानों और आम नागरिकों के खून से आए दिन चुकानी पड़ती है। अगर किसी को कोई संदेह हो तो जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर सोरेन का हालिया बयान बहुत कुछ कहता है। सोरेन ने कहा है कि पाकिस्तान यहां समाज के हर हिस्से में वैचारिक घुसपैठ करने में सफल रहा है। आतंकियों के घर जाना और उनसे सहानुभूति जताना मुख्य धारा के नेताओं के लिए भी सामान्य बात है। सोरेन सरकारी पद पर रहते हुए जितना बोल सकते थे बोल गए, समझने वाले समझ सकते हैं और कि उनका संकेत किन की ओर था। वर्तमान में जम्मू से मणिपुर तक जो घट रहा है उसका व्यापक भू राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण आवश्यक है। 2020 से ही चीन के साथ भारत का सैन्य तनाव कायम है और पूर्वी लद्दाख में आप देखिए चीन के साथ भड़का तनाव पूर्वोत्तर तक पसर गया है और अपेक्षाकृत शांत रहने वाले उत्तराखंड एवं हिमाचल के मध्यवर्ती क्षेत्र में भी तनाव के चिन्ह दिखने लगे हैं, क्योंकि भारत ने चीनी सीमा पर बढ़ती सैन्य हलचल के चलते यहां भी सैन्य तैनाती बढ़ाई है और सैन्य कमांड ढांचे में भी अहम बदलाव किए हैं। और आप देखिए, नियंत्रण रेखा पर 2021 से संघर्ष विराम है, लेकिन पाकिस्तान से आतंकियों की घुसपैठ जारी है। इसके चलते ही जम्मू संभाग में आतंकी हमले बढ़ रहे हैं और इस क्षेत्र में तैनात रही सेना की अनुभवी आतंक निरोधक टुकड़ियों को लद्दाख भेजने से स्थिति और गंभीर हुई है। जम्मू से लगते पंजाब में भी खालिस्तानी तत्व फिर से सक्रिय हुए हैं। जम्मू में बढ़ते हमलों के बीच तमाम लोग पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम समाप्त करने की बात कर रहे हैं, मगर बदली हुई परिस्थितियों में सरकार के लिए यह फैसला आसान नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ होगा कि दो मोर्चों पर सीधी सैन्य झड़पों की ओर कदम बढ़ाना। हालांकि चीन को लेकर भारत सरकार ने हाल ही में नीति बदली है और जिसमें दलाई लामा और ताइवान के साथ भारतीय नेतृत्व द्वारा निकटता का प्रदर्शन और चीन के साथ द्वीप समूहों को लेकर विवाद में उलझे फिलीपींस में ब्रह्मोस मिसाइलों की तैनाती जैसी कदम शामिल हैं। वर्ष 2020 में चीन के साथ सैन्य झड़पों के बाद से ही जम्मू क्षेत्र में भारतीय सुरक्षा बलों पर आतंकी हमलों का दौर शुरू हुआ। पाकिस्तान ने अपने सैन्य दस्तों में सक्रिय रहे लोगों को भी इस क्षेत्र में भेजा है। ऐसे में इस घटनाक्रम को चीन पाकिस्तान सहयोग के रूप में देखा जाना चाहिए और जिसमें चीन पाकिस्तान के जरिए सुनिश्चित कर रहा है कि लद्दाख में उसकी सेना का सामना कर रही भारतीय सेनाएं निश्चिंत ना रह पाए। आवश्यकता पड़ने पर जम्मू में किए जा रहे इन छोटे हमलों को पुलवामा जैसी किसी बड़ी घटना में सकता है, ताकि भारत दो मोर्चों पर उलझ जाए। ऐसे में आवश्यक है कि जम्मू संभाग जल्द सफाया किया जाए और सीमा पर भी भारत के लिए चुनौती। म्यांमार में सैनिक सरकार देश के सीमावर्ती प्रदेशों में सशक्त विद्रोह कर रही कबलाई शक्तियों के सामने पस्त पड़ती दिख रही है। अमेरिका और चीन इसमें अपना अपना हित साधने में लगे हुए हैं। एक और आप देखिए, अमेरिका चीन, रखाइन और भारत के मिजोरम और मणिपुर के ईसाई हो चुके कुकी चिन आदिवासियों को एकजुट कर एक ईसाई राष्ट्र का निर्माण करना चाहता है। वहीं चीन म्यांमार की केंद्रीय सत्ता को कमजोर होता देख उत्तर में शान और कचिन में पूर्ववर्ती बर्मा कम्युनिस्ट पार्टी के विखंडन से उपजे सशक्त उग्रवादी संगठनों जैसे यूनाइटेड वा स्टेट आर्मी और म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी के जरिए इन प्रांतों में अपना प्रभाव क्षेत्र बना रहा है। चीन समर्थित इन उग्रवादी संगठनों के पास हजारों गुरिल्ला लड़ाके और चीन द्वारा मुहैया कराए गए उन्नत हथियार हैं। ये उग्रवादी गुट एक तरह से चीन के अनाधिकृत सशक्त बलों की तरह काम करते हैं और इनके माध्यम से चीन दशकों तक पूर्वोत्तर में सक्रिय आतंकियों को हथियार और प्रशिक्षण मुहैया कराता आया है। और आप देखिए, म्यांमार की सीमा पर कुकी चिन ईसाई उग्रवादियों का कब्जा होने से भारत का म्यांमार केंद्रीय इलाकों से संपर्क कट रहा है और इसके चलते भारत म्यांमार के सहयोग से चल रही सामरिक रूप से
महत्वपूर्ण कई परियोजनाओं की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। वहीं मणिपुर में भी आप देखिए शांति स्थापित नहीं हो पा रही है और समस्या यह है कि स्वतंत्रता के बाद से नई दिल्ली द्वारा मणिपुर के मैतेई हिंदू हिंदू समुदाय के साथ सौतेले व्यवहार और नेहरू सरकार द्वारा उनके लिए पवित्र काबू घाटी बर्मा को दिए जाने के चलते भारत के विरुद्ध गुस्सा पनपा और जिसका लाभ चीन समर्थित वामपंथी तत्वों ने उठाया। अधिकांश चरमपंथी मैतेई गुट माओवाद से ही प्रेरित हैं। अगर भारत म्यांमार के बीच के सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों को नियंत्रण में ले चुके कुकी चिन्ह उग्रवादी संगठनों पर नरमी दिखाई जाती, तो जहां चीन इसका लाभ उठाकर मैतेई माओवादी उग्रवादियों को मजबूत करेगा, वहीं म्यांमार सरकार से हमारे संबंध बिगड़ेंगे। मणिपुर और मिजोरम में ईसाई अलगाववाद भी पनपेगा। अगर म्यांमार सरकार देश पर अपना नियंत्रण बहाल नहीं कर पाई तो भारत म्यांमार में अपना सामरिक प्रभाव खोएगा और ऐसे में आप देखिए भारत के पास म्यांमार को लेकर भी आसान विकल्प नहीं है। हालांकि आप देखेंगे कि मणिपुर में शुरुआत सख्त राष्ट्रपति शासन से की जा सकती है, जिसमें दोनों ही समुदायों के हिंसक तत्व पर कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि चीन के साथ सीधे टकराव या म्यांमार के विखंडन की स्थिति में अस्थिर मणिपुर बेहद गंभीर समस्या बन सकता है। लेखक काउंसिल ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से समृद्ध सामरिक विश्लेषक है, इनका नाम है दिव्य कुमार सूती। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है और देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, ये दिख रही है, एशिया में हमारा प्यारा भारत है। ये पाकिस्तान आप देखेंगे, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये चाइना है, ये आप लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों से सीमा लगती है। ये आपको म्यांमार देखने को मिलेगा, ये नेपाल है। पूरी हो शिक्षा पर समुचित खर्च की मांग। तो शिक्षा की बहुआयामी भूमिका से शायद ही किसी की असहमति हो। समाज के अस्तित्व संरक्षण और संवर्धन के लिए शिक्षा जैसा कोई सुनियोजित उपाय नहीं है, इसलिए हर देश में शिक्षा में निवेश वहां की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख अवयव रहा है। आज ज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दृष्टि से विश्व में अग्रणी राष्ट्र अपनी शिक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। वे शिक्षा की गुणवत्ता को समृद्ध करने के लिए निरंतर सक्रिय हैं। देश काल और परिस्थिति की बनती बिगड़ती मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के कलेवर में बदलाव एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह एक तथ्य है कि भारत में शिक्षा अनेक विसंगतियों से जूझती आ रही है और इस सबके चलते हमारी समग्र व्यवस्था चरमरा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में ढलान के लक्षण लाभकारी नहीं है, इसका सभी स्तरों पर कुछ ना कुछ नुकसान उठाना ही पड़ता है। और देखिए शिक्षा गुणवत्ता परक हो, और आप देखते हैं कि शिक्षा तो मुझे लगता है सभी का क्या आधारभूत जरूरत है ना शिक्षा। तो एक समय देश में साहित्य, आयुर्वेद, ज्योतिषी, नाट्यशास्त्र, व्याकरण, योग, न्याय, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और वेद आदि अनेक विषयों का अध्यापन हो रहा था। उपलब्ध ग्रंथों से इन विषयों को लेकर हुई कठिन साधना का कोई भी सहज अनुमान लगा सकता है। और आज आप देखिए, आज यह ज्ञान परंपरा सांस ले रही है। विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश सज शिक्षा में षड्यंत्रकारी दखल दिया है और इसका सबसे दूरगामी असर अंग्रेजों के जमाने में शुरू हुआ। यह बात प्रमाणित है कि भारत को दोहन और शोषण ही साम्राज्यवादी अंग्रेजी राज का एकल उद्देश्य था। पश्चात ज्ञान को रोककर यहाँ की ज्ञान परंपरा को विस्थापित करने का काम अंग्रेजों ने किया। भारतीय मानस को पश्चिमी सांचे में ढालना, उद्देश्य ज्ञान के प्रति भारतीयों के मन में वितृष्णा का भाव पैदा करना अंग्रेजों का उद्देश्य बन गया। परिणाम स्वरूप भारतीय शिक्षा के समग्र, समावेशी और स्वायत्त स्वरूप विकसित करने की बात धरी की धरी ही रह गई। हम उसके अंशों में थोड़ा बहुत हेरफेर कर काम चलाते रहे। स्वतंत्र भारत में अपनाई गई शिक्षा की नीतियां, योजनाएं और उनका क्रियान्वयन प्राय पुरानी लीक पर ही अग्रसर हुआ और स्वतंत्र होने के बाद भी पश्चिमी मॉडल के जाल से आज भी हम उबर नहीं पाए। शिक्षा का बाजारीकरण देशज शिक्षा को पीछे धकेल रहा है और हम सब अचेत तो नहीं है पर दिग्भ्रम में जरूर पड़ रहे हैं। लगभग 2 सदी तक आप देखिए कायम रही अंग्रेजी सत्ता के प्रभाव में हमारी सभ्यता में भी वेशभूषा, खानपान और मनोरंजन आदि में परिवर्तन आया और इससे सांस्कृतिक मूल्यों में भी परिवर्तन शुरू हुआ। पश्चात दृष्टि को मानक, वैज्ञानिक और सार्वभौमिक मानकर उसे प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में आरोपित किया जाता रहा है और व्यवस्था की जड़ता इतनी रही कि शिक्षा के प्रसंग में उठने वाले सभी सरोकार जैसे देश का विकास, शिक्षण की गुणवत्ता, विभिन्न सामाजिक वर्गों का समावेशन, शिक्षा के जगत में स्वायत्तता की स्थापना, शैक्षिक नवाचार बातचीत के विषय तो बनते ही हैं, किंतु वास्तविकता की में यथास्थिति भी बनी रही। आज आप देखिए प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक इतने पैमाने देश में चल रहे हैं कि लोकतंत्र के नाम पर इतने तरह की प्रकृतियां पनप गई कि उनसे पार पाना मुश्किल हो रहा है। शिक्षा में तदर्थवाद का बोलबाला बढ़ गया है। शिक्षा व्यवस्था में भारी विषमताएं आ गई हैं। सरकारी, अर्ध सरकारी और
100 वित्त पोषित संस्थाओं की अजीबोगरीब खिचड़ी पक रही है। सबके मानक और गुणवत्ता के स्तर भिन्न है। फीस, प्रवेश, पढ़ाई और परीक्षा के तौर तरीके भी बेमेल हैं। बच्चे को पढ़ाना अभिभावकों के लिए बरसों बरस चलने वाला संघर्ष बन गया है। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लुभावना लगता है, पर इस संकल्प को साकार करने के लिए किसी जादुई छड़ी से काम नहीं चलेगा और उसके लिए योग्य, प्रशिक्षित और निपुण मानव संसाधन की जरूरत अधिक होगी। जनसंख्या वृद्धि को देखते हम शिक्षा में प्रवेश चाहने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ऐसे में बजट में शिक्षा के लिए प्रावधान बढ़ाने की जरूरत है। और आप देखिए, अनेक वर्षों में शिक्षा पर जीडीपी का 6% कितना 6% खर्च करने की बात कही जा रही है, परंतु वास्तविक व्यय 3% भी मुश्किल हो पाता है। कड़वा सच यह भी कि खाना पूर्ति से आगे बढ़कर कुछ करने का अवसर सिकुड़ता रहा है। हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वाकांक्षी प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए वित्त की आवश्यकता को स्वीकार करना होगा। फरवरी माह 2024 में प्रकाशित आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि शिक्षा के लिए आवंटित राशि में लगभग 8% की वृद्धि हुई है। यह राशि शिक्षा के लिए अपेक्षित निवेश सीमा से कम है। एक तरफ आप देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बजट को कम किया गया, तो दूसरी तरफ केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अधिक राशि आवंटित की गई। सरकार को उच्च शिक्षा में बेहतर और समावेशी अवसर पैदा करने के लिए नए क्षेत्रों में संभावनाओं को तलाशना होगा। सरकार को यह भी संज्ञान में लेना होगा कि यदि शिक्षा रूपी लोक वस्तु पर राज्य अपना निवेश नहीं बढ़ाएगा तो इसका लाभ बाजार की ताकतें उठाएंगी। इसका दोहरा नुकसान होगा। पहला, शिक्षा के लिए आम आदमी का निवेश बढ़ जाएगा। दूसरा, भारत में समावेशन की गंभीर समस्या पैदा हो जाएगी। विचारणीय है कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा के प्रसार और विस्तार के लिए भी प्राथमिकता से निवेश करना होगा। सरकार द्वारा आप देखिए संस्थानों से वित्त पोषण की उम्मीद करना शिक्षा के लोक स्वरूप को क्षति पहुंचा रहेगा। विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए शिक्षा को प्रभावी बनाना ही होगा। शिक्षा की प्राथमिकता में रखना समय की मांग है। शिक्षा को लेखक, पूर्व प्रोफेसर और पूर्व कुलपति, इनका नाम है गिरीश और मिश्र, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। और आप लोग एक खबरें पढ़ते रहते होंगे कि पीएचडी करने वाला ग्रेड 4 की तैयारी कर रहा है, पेपर दे रहा है। आप समझ रहे हैं? आप देखिए, मैं तो कहता हूं यहां तक कि शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था हर किसी को मिलनी चाहिए और फ्री मिलनी चाहिए। और आप देखिए, जो इतनी सस्ती होनी चाहिए, उन्हें इस हिसाब से व्यवस्था होनी चाहिए कि गरीब से गरीब की बच्चे भी उस तक पहुंच उपलब्ध हो पाए उनकी। ठीक है, वरना आप देखिए, जो आजकल अब नॉर्मल सी बात आप लोगों को ये देखने को मिलता होगा, एक जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, देखिए उसे बहुत से बहुत 500 रुपये मिलते होंगे। वहीं आप देखते हैं जो पढ़ा लिखा, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी मिली, उसे अच्छी पढ़ाई लिखाई हुई इसकी, वो आप देखिए करोड़ों में कमाता है, एक दिन का लाखों में कमाता है। ये नॉर्मल सी बातें हैं, आप समझ सकते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैनों को देखते हैं ना, कुछ तो उनका दिमाग रहा होगा, शिक्षा व्यवस्था रही होगी उनकी कि नहीं रही होगी। सदकर्मों की संपत्ति, जब मनुष्य इस संसार में कदम रखता है तो वह कुछ भी लेकर नहीं आता, और इस प्रकार जब वह इस संसार को अलविदा कहकर अनंत की यात्रा पर निकलता है तो उस समय भी उसके पास कुछ नहीं होता है और उसके हाथ खाली होते हैं। लेकिन जन्म और मृत्यु के मध्य जो यात्रा चलती है, उस दौरान उसे अनेक प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। कई गुणों का धारक बनने के साथ ही कुछ अवगुण भी उस पर हावी हो जाते हैं। सकारात्मक प्रवृत्तियां मार्गदर्शन करती हैं तो अवगुण मार्ग से विचलित करते हैं। मनुष्य जीवन में संपत्ति के प्रति अत्यंत आसक्त रहता है। उसकी आसक्ति अपने पूर्वजों की संपत्ति और स्वयं अर्जित संपत्ति में निहित होती है। वह ऐसे सीने से चिपका कर रखता है जैसे यह सब उसके पास सदैव रहने वाला है। वह यह नहीं समझता जिसे वह अपना समझकर अभिमान में डूबा हुआ है, वह उसका है ही नहीं। उसे असल संपत्ति का भान हो ही नहीं पाता है। भौतिक तत्व संपत्ति नहीं बल्कि एक मरीचिका है। हम इनके फेर में ही उलझे रहते हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारी असली संपत्ति हमारे कर्म है, जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ रहेंगे, जो इस लोक और परलोक दोनों ही जगह हमारे साथ कदमताल करते नजर आएंगे। और हमें अपने कर्मों को सदकर्म बनाना पड़ेगा। यही हमारी संपत्ति। हमें मानवता, दया, परोपकार, दान, सहिष्णुता जैसे दिव्य देवीय गुणों को आत्मसात करना पड़ेगा। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारा अध्यात्म और हमारा धर्म भी हमारी संपत्ति है। इन संपत्तियों का संरक्षण भी हमें ही करना ही पड़ेगा। यह संपत्ति आने वाली पीढ़ी को सौंपने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। आकुत धन संपदा को आगे आने वाली पीढ़ी को सौंपने के विचार से पहले उन्हें संस्कार एवं विनयशीलता की संपत्ति सौंपने का प्रयत्न करना पड़ेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है। लेकिन आप देखिए, आजकल इंसानियत, मानवता, कर्म को कौन मान रहा है, चरित्र को कौन साफ रख रहा है। यहाँ तो आप देखिए भाग दौड़ में लगे हुए हैं। मैं तो सोचता हूँ कि अच्छा होता भी है
कि हर आदमी की मौत होती है। आप सोचिए अगर लोग अमर होते तो क्या करते। अभी तो थोड़ा बहुत डर जाते हैं ना, वो भी ना डरते। समझ सकते हैं आप लोग क्या स्थिति बनती। ये दुकानदार का नाम, अभी आपने देखा है कि दुकानदारों को नाम लिखने के लिए कहा गया था उत्तर प्रदेश में। जैसे आसार थे वैसा ही हुआ। उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रियों की मार्ग की दुकानों पर उनके मालिक का नाम लिखने के निर्देश का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट यानी कि हमारी सर्वोच्च अदालत की बात हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्देश पर रोक लगा दी और चूंकि ऐसे ही निर्देश उत्तराखंड सरकार ने भी जारी किए थे और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी जारी किए जाने की चर्चा हो रही थी, इसलिए उसने तीनों राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया। दुकानदारों को अपनी दुकान पर अपना नाम लिखने संबंधी निर्देश इसलिए प्रश्न के घेरे में था क्योंकि यह स्पष्ट नहीं था कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर प्रशासन की ओर से कावड़ मार्ग के दुकानदारों को अपनी दुकानों पर अपना नाम लिखने का निर्देश जारी करते हुए यह कहा गया था कि ऐसा भ्रम को दूर करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि आखिर किस तरह का भ्रम। मुजफ्फरनगर प्रशासन का उद्देश्य कुछ भी हो, उसके निर्देश से यह संदेश निकला कि कावड़ियों की परोक्ष रूप से यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें मुस्लिम नाम वाली दुकानों से खाने पानी के पीने की सामग्री न खरीदने का विकल्प दिया जा रहा है। चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को केवल यह बताना होगा कि किस तरह का भोजन परोस रहे हैं, इसलिए कावड़ियों अन्य लोगों को अपनी पसंद का भोजन खरीदने खाने की सुविधा और स्वतंत्रता होगी। वास्तव में यही होना भी चाहिए और हर किसी को अपना पसंद का भोजन खरीदने का अधिकार है और लोगों को यह पता होना चाहिए कि वे किस तरह की आहार सामग्री खरीदते हैं। कावड़ यात्री ही नहीं, अन्य अनेक लोगों भी शाकाहार पसंद करते हैं। कई बार वे उस दुकान से भी शाकाहार लेने से बचते हैं जहां मांसाहार भी बनता बिकता है। स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कावड़ यात्रियों और अन्य को यह चयन करने में आसानी होगी कि वे अपनी पसंद का भोजन कहां से खरीदें और कहां से नहीं। फिलहाल यह कहना कठिन है कि आगे इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट किस नतीजे पर पहुंचेगा, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि कई धार्मिक यात्राओं में हर समुदाय के लोग अपनी दुकानें लगाते हैं और इनमें खाने पीने की दुकानें भी होते हैं। इसके अतिरिक्त यात्रियों को किस्म किस्म की सुविधाएं प्रदान करने वाली भी होती हैं। उनके सामने यह बाध्यता नहीं होती है कि वे अपना नाम लिखें। यह एक तथ्य है। अमरनाथ यात्रा में खाने पीने की सामग्री बेचने वालों के अलावा खच्चर टेंट वाले भी मुस्लिम होते हैं। इस मामले की आगे की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से यह अपेक्षा है कि वह यह देखे कि हलाल प्रमाणन के नाम पर जो कुछ हो रहा है वह कितना सही है। इस तरह के मुद्दे पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिएगा। रिश्ते भूलते लोग, तो मनुष्य का जीवन रिश्तों से जुड़ा है। रिश्तों के कारण ही मनुष्य जीवन में आगे बढ़ने, सफलता पाने, कार्य करने की इच्छा रखता है। यदि रिश्ते मधुर हों तो जीवन सुखमय एवं खुशहाल बन जाता है, किंतु रिश्तों में खटास आते ही व्यक्ति भी टूट जाता है। भागदौड़ और अभाव से घिरी जिंदगी के चलते खून के रिश्तों की बुनियाद कमजोर पड़ना चिंता का विषय है। रिश्तों की डीर इतनी नाजुक हो चली कि अपनों के खून से ही भी हाथ रंगने से गुरेज नहीं किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां मामूली विवाद में अपनों की हत्या कर दी गई। पिछले सप्ताह मंडी जिले के वर्ल्ड उपमंडल में भूमि विवाद में भाई को पटक कर मार डालने की घटना सामने आई। शनिवार को बिलासपुर जिले में भूमि विवाद में लोहे की रॉड से हमला कर भतीजे ने चाचा की जान ले ली। मुश्किल के समय सबसे पहले पड़ोसी ही काम आते हैं, लेकिन यहाँ पड़ोसी भी मामूली विवाद में ऐसे कदम उठा रहे हैं जिसमें परिणाम सुखद नहीं हो सकते। नादौन में आप देखिए, एक व्यक्ति ने पड़ोसी के विरुद्ध पुलिस में हथियार होने व गोली चलाने की आशंका जताते हुए दबिश डाल दी और जांच में हथियार तो नहीं मिला, लेकिन पीड़ित ने लोक लज्जा के कारण आत्महत्या कर ली। विवाद बांस के झुंड को लेकर था और जिस पर दोनों परिवार अपना दावा जताते हैं। देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल की संस्कृति से भी ऐसी घटनाएं मेल नहीं खाती है। यह गंभीर चिंतन का विषय है कि रिश्ते आखिर क्यों बिगड़ रहे हैं। ऐसी घटनाओं के मूल में कहीं ना कहीं संस्कारों की भी बात आती है। बच्चों को जैसे संस्कार देवे वैसे ही बनेंगे। एकल परिवार का बढ़ता चलन भी इसका प्रमुख कारण है, क्योंकि व्यक्ति की सोच अपने परिवार तक ही सीमित होकर रह जाती है। आवश्यक है कि सामाजिक मूल्यों व संस्कारों के साथ रिश्तों का महत्व समझा जाए। विवादों का हल संवाद से संभव है। ऐसे कदम उठाने से बचना चाहिए जिसके परिणाम सुखद नहीं हो सकते। ये तो आप लोग भी देख रहे हैं कि इंसान बड़ा स्वार्थी होता जा रहा है। उसे रिश्तों से कोई लेना देना ही नहीं बचा हुआ है। बाल विवाह कुप्रथा पर सख्ती जरूरी है। तो असम सरकार ने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने असम मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण अधिनियम एवं नियम 1935 को रद्द करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत विशेष परिस्थिति में कानूनी उम्र से कम उम्र में 21 साल से कम उम्र के लड़के और 18 साल से छोटी लड़की विवाह की अनुमति है। और आप देखते हैं विधेयक विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है। तब तक मुस्लिमों के निकाह और तलाक का पंजीकरण 1954 के स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होगा। इसके लिए 30 दिन पहले नोटिस देना होगा और सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। ध्यान रहे कि असम सरकार की सख्त
कानूनी सख्त कानूनी कार्रवाई के कारण राज्य में बाल विवाह के मामलों में 81% की गिरावट आई है। राज्य के 30% गांवों में बाल विवाह पर पूरी तरह से रोक लग गई चुकी है, जबकि 40% गांव में इसमें उल्लेखनीय कमी देखने को मिली है। जहां कभी बड़े पैमाने पर बाल विवाह का चलन था, असम सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से बाल विवाह कुप्रथा को रोकने के लिए व्यापक अभियान चलाया। पिछले वर्ष फरवरी में बाल विवाह के खिलाफ राज्यव्यापी कार्रवाई शुरू की गई थी। इस दौरान एक महीने के भीतर 3000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 4300 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का उद्देश्य बाल विवाह को पूरी तरह से खत्म करना, बाल विवाह में शामिल बच्चों की सुरक्षा और अपराधियों पर मुकदमा चलाना है। इसका उल्लंघन करने पर 2 वर्ष सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने की बात की गई है। और आप देखेंगे कि बाल विवाह का सीधा असर न केवल लड़कियों पर बल्कि उनके परिवार और समाज पर भी पड़ता है। बाल विवाह बच्चों के बचपन को खत्म कर देता है। इसकी वजह से लड़कियों की शिक्षा और उनकी स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कम उम्र में ब्याही गई लड़कियों का मानसिक एवं भावनात्मक विकास नहीं हो पाता है। बाल विवाह होने से लड़कियां कम उम्र में मां बन जाती हैं। छोटी उम्र में मां बनने के कारण गर्भ में उनके बच्चों का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है। इसमें कुपोषित बच्चे पैदा होते हैं या फिर गर्भ में ही किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाते हैं। और आप देखिए, बाल विवाह कुप्रथा समाज के लिए अभिशाप है और इससे देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह लोगों को गरीबी की ओर धकेलता है। ऐसे में असम सरकार का बच्चों के बेहतर भविष्य को लेकर लिया गया फैसला स्वागत योग्य है। बाल विवाह के खिलाफ असम सरकार का मॉडल सभी राज्यों में लागू होना चाहिए। देखिए, कहीं आप लोग इस तरह के टॉपिक पर आंसर राइटिंग कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो बाल विवाह के क्या क्या नुकसान है और इससे रोकने के क्या कदम उठाए जा रहे हैं, राज्य सरकारों के द्वारा क्या उठाए जा रहे हैं, कानून क्या है, इन सब का उल्लेख किया करिएगा आप लोग जरूर। ठीक है। असम की बात करें तो आप देखेंगे कि दिसपुर इसकी राजधानी है। विधानसभा में 126 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें, 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। यहाँ टिप्पणियां रहती हैं, देखना हुआ अगर तो देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ डाल देता हूँ, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल रहते हैं उन पर हम लोग विस्तार से ही बात करते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। माइक्रोसॉफ्ट आउटेज से सबक ले विश्व। अभी हाल ही में जो गड़बड़ी हुई ना, और जिसके कारण दुनिया भर में हड़कंप मच गया था, तो उसी की बात हो रही है। तो कंप्यूटर, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, सर्वर, ई कॉमर्स, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में दुनिया अब अनजान नहीं है। और चैट जीपीटी जैसे विकल्प के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने भी हाल के वर्षों में काफी ज्यादा विस्तार पाया है। दावे किए जा रहे हैं कि वारास्ता इंटरनेट अब तमाम कामकाज चुटकियों में ही हो जाएंगे। इसका खतरा भी है। ऐसा होने पर लाखों नौकरियां एक झटके में साफ हो जाएंगी। लेकिन ऐसे दावे करने वालों को 19 जुलाई 2024 के दिन का गहरा झटका लगा। एक डिजिटल सुनामी आई और दुनिया भर के कंप्यूटरों पर इंटरनेट से चल रहा कामकाज ठप हो गया। इससे सवाल उठा कि क्या हो अगर किसी रोज पूरा इंटरनेट ही ठप हो जाए, बैठ जाए। गलती का दरवाजा खुला, विंडो बंद। हालिया तकनीकी आपदा का सिरा एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी क्राउड स्ट्राइक से जुड़ा और इसने कंप्यूटरों और कंप्यूटर संचालित सभी उपकरणों का अंदरूनी कामकाज संभालने का वाली प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को अद्यतन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किया। चूंकि यह एक आधिकारिक अपडेट था, इसलिए दुनिया भर के करोड़ों कंप्यूटर ने अब इसे स्वतः ही चलाया। और तो इसमें आप देखिए रह गई एक गड़बड़ी ने उनका संचालन ठप कर दिया। ऐसे सभी कंप्यूटरों के नीले स्क्रीन ने बता दिया कि उनका सिस्टम क्रैश हो गया। क्राउड स्ट्राइक फाल्कन नामक यह सॉफ्टवेयर अपडेट दरअसल एक साइबर सुरक्षा टूल है जो कंप्यूटरों को विभिन्न साइबर हमलों से बचाने के लिए अपनाया गया, लेकिन इसकी तकनीकी खामी थी। लिहाजा इससे पैदा हुई गड़बड़ी के कारण एयरलाइन संचालन, क्रेडिट कार्ड भुगतान, शेयर बाजार, ट्रांसपोर्ट, इमरजेंसी सेवाएं, टीवी, रेडियो प्रसारण आदि सेवाएं बुरी तरह चपेट में आ गईं। और पेरिस में आप देखिए होने जा रहे ओलंपिक खेलों की आईटी सिस्टम भी इसकी जद में आया। अमेरिका से लेकर भारत तक में हवाई अड्डों पर विमान के आवागमन की सूचना देने यात्रियों को कंप्यूटरीकृत बोर्डिंग पास करने का तंत्र भी प्रभावित हुआ। हालात ये हुए कि डिजिटल सूचना पट्टे की जगह सूचनाएं हाथ से लिखी जाने लगी। बोर्डिंग पास भी हाथ से लिखकर जारी किए गए। और इससे पहले कि इस समस्या की जड़ को समझें, जरा गौर करें कि दुनिया सारे कामकाज एआई के हवाले करने की पैरवी करने में व्यस्त हैं, अगर उसके
किसी सर्वर या सिस्टम में कोई तकनीकी गड़बड़ी आ जाए तो क्या होगा? इंटरनेट से जुड़े कर कंप्यूटरों पर सवार एआई के भरोसे चलने वाले अस्पताल, ट्रैफिक नियंत्रण, शेयर बाजार, आरक्षण प्रणालियां और देशों की सुरक्षा तंत्र ऐसी किसी सूरत में एक पल में तबाह हो जाएगा। ऐसी तकनीकी खामी पैदा करने वाले कारकों की कोई कमी नहीं है। इंटरनेट सेवा देने के लिए समुद्र में बिछे केबल काटने से ऐसा हो सकता है। बिजली की कमी होने से सर्वर ठप पड़ने की दशा में यह स्थिति बन सकती है। सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी का उदाहरण तो ताजा है, लेकिन किसी कंप्यूटर वायरस के हमले और दुश्मन देश के साइबर हमले की वजह से भी ऐसा हो सकता है। यह भी मुमकिन है कि आसमान में तैनात जिन उपग्रहों के जरिए इंटरनेट या क्लाउड इंटरनेट सेवाएं मिल रही हैं, उनके सौर तूफान की चपेट में आने से हालत बिगड़ जाएं। कहने के लिए कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए एंटीवायरस उपलब्ध है, साइबर हमलों की रोकथाम के ढेरों प्रबंध हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट जैसी मामूली गतिविधि ही जब इतना आप देखते हैं कि बड़ा संकट पैदा कर सकती है, तो शेष तकनीकी आपदाओं के बारे में क्या कहना? नीले आप देखते हैं कि स्क्रीन पर दिखती मौत। सवाल है कि सॉफ्टवेयर अपडेट की खामी के कारण माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से चलने वाले लाखों कंप्यूटर का संचालन बंद क्यों हुआ? और इसकी वजह है कि विंडोज में आप देखिए सुरक्षात्मक उपाय के तौर पर कायम रहने वाला ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, संक्षेप में से BSOD नामक स्टॉप एरर कहा जाता है। कोई खामी पकड़ में आने पर BSOD सक्रिय हो जाता है और तत्काल कंप्यूटर के सभी संचालन रोक देता है, ताकि उसमें मौजूद डाटा और उपकरणों को क्षति से बचाया जा सके। संचालन रोकने की दशा में कंप्यूटर की स्क्रीन आसमानी नीले रंग की हो जाती है। उस पर आप देखिए वह खामी दर्शाई जाने लगती है कि जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकती है। खामी का विवरण पढ़कर उसे दुरुस्त किया जा सकता है। ऐसी खामी कंप्यूटर के अंदर मौजूद हार्ड ड्राइव, मदरबोर्ड में आई खराबी के कारण पैदा हो सकती है और साइबर हमलों या फिर किसी अपडेट अथवा किसी नए सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में इंस्टॉल करते समय भी यह दिक्कत आ सकती है। त्रुटिपूर्ण अपडेट या गलत इंस्टॉलेशन के कारण टकराव के हालात बनते हैं और जिससे पूरा सिस्टम क्रैश हो सकता है। समस्या की जड़ क्या है? तो यह एक अजीब विडंबना है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज नामक ऑपरेटिंग सिस्टम से चलने वाली करोड़ों कंप्यूटर को साइबर हमलों से बचाते हुए उन्हें सुचारू रूप से संचालित कर रखने का जिम्मा टेक्सास, अमेरिका स्थित क्राउड स्ट्राइक नामक जिस साइबर सिक्योरिटी कंपनी के पास है, उसी की एक सॉफ्टवेयर अपडेट ने इतनी बड़ी डिजिटल आपदा पैदा कर दी। 2011 में स्थापित इस कंपनी को साइबर सुरक्षा में माहिर माना जाता है। दावा किया जाता है कि बड़ी कंपनियां एयरलाइंस, आपातकालीन सेवाओं के कॉरपोरेट नेटवर्क एवं क्लाउड नेटवर्क को एक दूसरे जोड़ने वाले उपकरण, फोन, डेस्कटॉप, लैपटॉप आदि को कंप्यूटर वायरस, मालवेयर और हैकिंग से बचाने में इस कंपनी की अहम भूमिका है। खासतौर से क्लाउड नेटवर्क की सेवाएं लेने वाली कंपनियां अपने सर्वर को साइबर हमलों और हैकिंग से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से क्राउड स्ट्राइक की सेवाएं लेती हैं। वर्ष 2016 में आप देखिए, जब अमेरिका की डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी ने अपनी कंप्यूटर नेटवर्क में साइबर सेंधमारी की जांच के लिए इस कंपनी को बुलाया था, तब से इसका विश्वसनीयता में और इजाफा हुआ। और आप देखिए, लेकिन ताजा घटना क्राउड स्ट्राइक की साख के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर भरोसे को डगमगाने वाली साबित हुई है। हालांकि इंटरनेट पर आज से साइबर नेटवर्क के बैठ जाने की यह अकेली घटना नहीं है। बीच बीच में कभी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि संचालित करने वाली कंपनी मेटा का सर्वर ठप पड़ जाता है और कभी गूगल की चाल मंद पड़ जाती है। साइबर हमलों और हैकिंग ने दुनिया को अलग से परेशान कर रखा है। इसमें दो राय नहीं है कि अगर इंटरनेट नहीं होता तो ई-कॉमर्स जैसी सेवाओं का विकास नहीं हुआ होता। तो चंद साल पहले आई कोविड महामारी के दौरान दुनिया की कमर पूरी तरह टूट जाती, लेकिन ताजा घटना ने साबित कर दिया कि कामकाज के पुराने विकल्पों को हमेशा के लिए विदा कर देना और पूरी तरह साइबर नेटवर्क पर निर्भर हो जाना खतरे से खाली नहीं है। अगर यह सबक नहीं याद रखा गया, इंटरनेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथों में अपनी पूरी कमान सौंप दी गई, तो हाथ पांव होते हुए भी ऐसी लाचारगी की स्थिति बन सकती है जिससे उभरने में दुनिया को शायद वर्षों लग जाए। जब आप लोग देखिए इस तरह की टेक्नोलॉजी पर आप कुछ लिख रहे हैं तो ये समस्याएं आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट पर बढ़ती निर्भरता, इन दिनों लोगों को ज्यादा बेचैनी तब होती है जब किसी वजह से उनका इंटरनेट कनेक्शन काम ना करे या कट जाए। वर्ष 2016 में ऐसी स्थिति हमारे देश में ही बन चुकी है। उस समय दक्षिण भारत में आए बरदा तूफान के दौरान देश के कई हिस्सों में या तो इंटरनेट ठप पड़ गया था या फिर उसकी रफ्तार बेहद धीमी हो गई थी। तब अनेक इंटरनेट कंपनियों ने अपने ग्राहकों को SMS भेजकर बताया था कि बरदान तूफान ने अंडरसी समुद्र में केबल की नुकसान पहुंचाया है, जिसके चलते कनेक्शन में दिक्कतें पेश आ रही हैं। असल में उपग्रहों के अलावा इंटरनेट की दुनिया समुद्र में बिछे केबल तारों के जाल से है ज्यादा चलती है, और ऐसे में यदि एक केबल कभी प्रभावित होते हैं तो इंटरनेट पर इसका असर दिखता है। इस बारे में टेलीकम्युनिकेशंस मार्केट रिसर्च फर्म टेली जियोग्राफी
जियोग्राफी का कहना है कि पूरी दुनिया में समुद्र में बिछे 550 केबल सिस्टम काम कर रहे हैं। इन्हें सिर्फ तूफानों से नहीं बल्कि शार्क और पानी के भारी भरकम जहाजों से खतरा होता है, और जिनके लंगर इन तारों को कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस समय अंटार्कटिका को छोड़कर पूरी दुनिया के समुद्रों में ये केबल बिछे हैं, और टेलीफोन, इंटरनेट और तमाम तरह के डिजिटल डाटा का 99% हिस्सा इन्हीं के जरिए दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा रहा है। महज 18 साल पहले 2006 में इंटरनेट समेत समूचे डाटा का सिर्फ 1% हिस्सा इन तारों के माध्यम से ट्रैवल करता था। अब स्थितियां एकदम पलट गई हैं। असल में सबसे पहले 1850 में समुद्र के नीचे ये सबमरीन केबल बिछाए गए थे, जो दशकों तक सिर्फ टेलीग्राफ के संदेशों को यहाँ वहाँ पहुँचाने में काम आते रहे हैं। लेकिन बदलती जरूरतों के हिसाब से जब समुद्र के भीतर ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी वाले केबल बिछाए जाने लगे तो नज़ारा बदल गया। अब टेलीफोन, इंटरनेट समेत सारा डाटा इनसे होकर गुजरने लगा। नई किस्म के ऑप्टिकल फाइबर वाले इन तारों की मोटाई महज 25 मिलीमीटर है और वजन करीब आप देखिए 1.4 किलोग्राम प्रति मीटर होता है। समुद्र के जिन हिस्सों में पानी की गहराई कम होती है वहां और मोटे केबल बिछाए जाते हैं। लाखों किलोमीटर तक बिछाए गए इन तारों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अंतरिक्ष में संचार सैटेलाइट के मुकाबले ये काफी सस्ते पड़ते हैं। हालांकि दुनिया के दुर्गम और दूर दराज के इलाकों में सैटेलाइट से इंटरनेट पहुंचाना आसान है, पर इसके बावजूद दुनिया के ज्यादातर देश समुद्री ऑप्टिकल केबल पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस तरह के मुद्दों पर? अपनी राय जरूर आप लोग लिखा करिएगा। देखिए, ट्रेन दुर्घटनाओं से ने बढ़ाई आप देखते चिंता। यह दुख का विषय है कि किसी भी ट्रेन दुर्घटना के बाद रेल मंत्रालय बड़े बड़े दावे तो करता है, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ भुला दिया जाता है। हम लोग सीखते कहाँ हैं? फिर एक कमेटी बना देते हैं, मुआवजे का ऐलान कर देते हैं, फिर कुछ समय के बाद मालूम नहीं चलता है कि उस कमेटी ने क्या कहा, फिर आगे इसी तरह की दुर्घटना हो जाती है। तो यही चल रहा है और हम लोग विकसित भारत बनने की बात करते रहते हैं। कई बार हम लोग इस तरह की बात कर चुके हैं। आपको पढ़ना है तो इसकी PDF एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म पर डली हुई है, वहां जाकर आप लोग देख भी सकते हैं। एक एडिटोरियल जनसत्ता का भी बड़ा आर्टिकल अच्छा लगता है और अच्छा लिखा भी जाता है। बांग्लादेश के साथ भारत की चुनौतियां। एक पड़ोसी है हमारा बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है और इसकी आज़ादी में भारत का बड़ा योगदान है। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उसी समय की बात हो रही है। हमारे देश में उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? बांग्लादेश अगले वर्ष चीन के साथ कूटनीतिक संबंधों का स्वर्ण जयंती मनाने जा रहा है। शेख हसीना सरकार ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। यह भी दिलचस्प है कि 1971 में बांग्लादेश की एक स्वतंत्र देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र की मान्यता को रोकने के लिए चीन ने सुरक्षा परिषद में वीटो का प्रयोग किया था। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो इसकी स्थापना भी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और जो 6 संगठन है ना, भाग है ना, उसमें से एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी है। इसमें आप देखेंगे 15 सदस्य हैं, जिनमें 5 तो स्थायी सदस्य हैं। और स्थायी सदस्य में आप देखिए चाइना हो गया, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। इन 5 के पास विशेष पावर है। अगर कोई प्रस्ताव पास करवाना है तो इन 5 को सहमत होना चाहिए। अगर उस प्रस्ताव के खिलाफ एक भी जाता है तो वो प्रस्ताव पास नहीं होता है। और मगर बदलती वैश्विक स्थितियों को भांपते हुए बांग्लादेश चीन के साथ रणनीतिक साझेदारी को लगातार मजबूत कर रहा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत से संबंधों को नियंत्रित करके चीन की ओर देख रहे हैं। इसके पीछे उनका विजन 2041 है। बांग्लादेश भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अभिन्न अंग और बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारतीय प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 9 मार्च 2021 को पूर्वोत्तर को बांग्लादेश से जोड़ने वाले मैत्री सेतु का उद्घाटन किया था। इस सेतु को उस सिलीगुड़ी गलियारे का विकल्प माना गया जो भारत की अखंडता की रक्षा के लिए बेहद खास माना जाता है। चीन और बांग्लादेश के बीच ऐसे कई मैत्री सेतु पहले के से प्रभाव में है। चीन ने बांग्लादेश में एक मैत्री पुल का इस प्रकार निर्माण किया कि जिससे स्थानीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए इस्लामी और चीनी विशेषताओं से सुसज्जित किया। बांग्लादेश में चीन का निवेश बढ़कर लगभग 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। लगभग 700 चीनी कंपनियां बांग्लादेश में काम कर रही हैं। इससे स्थानीय स्तर पर लाखों लोगों को रोजगार मिला है। और अब बांग्लादेश चीन की वन बेल्ट वन परियोजना का प्रमुख साझेदार भी बन गया है। इसे विजन 2041 और स्मार्ट बांग्लादेश के सपने के साकार होने के कारण बताया जा रहा है।
और बांग्लादेश से व्यापारिक संबंध मजबूत बनाने के लिए चीन ने वहां के बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश के साथ ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति में मदद का प्रस्ताव भी दिया। इसके साथ ही वह दोनों देशों की मुद्राओं के आसान आदान प्रदान के लिए भी पहल कर रहा है। यह उनकी युआन कूटनीति का परिचायक है। शेख हसीना की विजन 2041 की शुरुआत करीब 1.5 दशक पहले हुई। चीन इसमें प्रमुख भागीदार बनाया गया और इसके विभिन्न चरण निर्धारित किए गए। 2009 में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने डिजिटल बांग्लादेश की अवधारणा पेश की और जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और शासन में सुधार के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना था। यह विजन 2041 तक बांग्लादेश को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने और अग्रणी बनने की क्षमता निर्माण पर आधारित है। और इस विजन का अब देखते हैं कि मकसद आर्थिक विकास को गति देने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में नवाचार, उद्यमशीलता और डिजिटलीकरण पर जोर देना है। बांग्लादेश को डिजिटल बनाने की दिशा में चीनी फोन निर्माता कंपनी ख्वावे लगातार काम कर रही है। अमेरिका ने कहा कि 5G उपकरणों के लिए जरिए चीन ख्वावे का इस्तेमाल जासूसी के लिए कर सकता है। इस कंपनी के मालिक रैन के संबंध पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से रहे हैं। वे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य भी हैं। बांग्लादेश भारत के साथ लगभग 41,000 किलोमीटर भूमि सीमा साझा करता है। इसकी सीमा भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा के साथ रखती है, मिजोरम के साथ भी। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र सिलीगुड़ी गलियारे के माध्यम से शेष भारत से आप देखेंगे कि जुड़ा है। सिक्किम और भूटान के रास्ते चीन से निकटता के कारण यह गलियारा भारत के लिए रणनीतिक रूप से अति संवेदनशील है और इस संकीर्ण आप देखेंगे रास्ते से नेपाल, बांग्लादेश, भूटान भी जुड़े हुए हैं। सिलीगुड़ी के जरिए पूर्वोत्तर के जुड़ाव की वजह से हमारी बांग्लादेश पर रणनीतिक निर्भरता काफी बढ़ गई है। डोकलाम में चीनी सक्रियता की वजह से भी बांग्लादेश पर हमारी निर्भरता काफी बढ़ जाती है। यह इलाका भूटान के नजदीक है, इससे हमारे लिए बांग्लादेश की भूमिका और बढ़ जाती है। भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए ख्वावे का सीमाई इलाके में प्रभावशील रहना चिंताजनक है। अमेरिका अपने यहाँ ख्वावे के साथ व्यापारिक करने पर प्रतिबंध लगा चुका है। साथ ही उससे जुड़ी सहयोगी कंपनियों को भी 5G नेटवर्क से हटाया जाए और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी ऐसे ही कदम उठाया है। चीन को 2017 के राष्ट्रीय जासूसी कानून के अनुसार किसी भी संगठन को राष्ट्र के खुफिया काम में समर्थन सहयोग देना आवश्यक है। इसका मतलब है कि चीन ख्वाबे को किसी काम के लिए आदेश दे सकता है, इसलिए इसे लेकर अमेरिका और भारत की शंका निर्मूल नहीं है। चीन रक्षा के क्षेत्र में बांग्लादेश का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। दोनों देशों के बीच सहयोग सैन्य हार्डवेयर, समुद्री गश्ती जहाज, कॉरवेट टैंक, लड़ाकू जेट के साथ ही सतह से हवा में मार करने वाले और जहाज रोधी मिसाइलों तक बढ़ गया है। भारत की हिंद प्रशांत रणनीति की दृष्टि से बांग्लादेश बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं पूर्वोत्तर में अलगाववादी विद्रोहियों का दबाव बनाए रखने के लिए बांग्लादेश के सहयोग की भारत को सदन जरूरत हो गई। बांग्लादेश के न सैनिक मामलों में चीन की भागीदारी बढ़ रही है। इस तरह हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसने अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है। और हाल ही में आप देखिए शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच हरित साझेदारी, डिजिटल भागीदारी, समुद्री अर्थव्यवस्था और अंतरिक्ष क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति तो बनी है, लेकिन बांग्लादेश के चीन के साथ भी ऐसे ही समझौते भारत को आशंकित करते हैं। आर्थिक और बैंकिंग क्षेत्र में सहयोग, व्यापार और निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्थाएं, बुनियादी ढांचे के विकास, आपदा प्रबंधन से जुड़ी योजनाओं में चीनी कंपनियों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। चिटगांव क्षेत्र में एक स्मार्ट सिटी बनाने की योजना समेत ऊर्जा आपूर्ति और नई परियोजनाओं में चीन की दिलचस्पी से साफ है कि चीन बांग्लादेश के विकसित राष्ट्र बनने के सपने का प्रमुख भागीदार बन गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच तिस्ता जल बंटवारे को लेकर चल आ रहे विवाद का समाधान नहीं हुआ है। अब चीन ने तिस्ता परियोजना को पूरा करने की इच्छा जताई। तिस्ता परियोजना में चीन की भूमिका उसे भारतीय सीमा के बहुत करीब ले आएगा और उसका दायरा सिलीगुड़ी गलियारे के करीब तक होगा। और प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जिस विजन 2041 पर काम कर रही हैं, उससे उनकी कूटनीति चीन की तरफ झुकी नजर आती है। इस योजना के 4 मुख्य आधार तय किए जाए: सुशासन, लोकतांत्रिकरण, विकेंद्रीकरण और क्षमता निर्माण। चीन की कर्ज नीति के चलते दुनिया में के कई देशों में सुशासन, लोकतांत्रिक सरकारों को गहरी चोट पहुंची है। बेहद गरीबी से उभार कर शेख हसीना का अपने देश को विकसित देश बनाने का सपना तो अच्छा है, लेकिन उसमें चीन की व्यापक भागीदारी बांग्लादेश के भविष्य के लिए दुविधापूर्ण है ही। भारत की एकता और अखंडता के लिए भी समस्या बढ़ सकती है। एक बात और आप लोगों को यहाँ बता दूं, देखिए जब 2 देशों के बीच आप लोग संबंध देख रहे हैं तो उनमें क्या अवसर हैं, क्यों वो देश भारत के लिए जरूरी है, ये भी आप लोग देखा करिएगा। उनका ऐतिहासिक संबंध किस तरह से रहे, उन्हें भी आप लोगों को देखना चाहिए। 2 देशों के बीच चुनौतियां कौन कौन सी हैं, उन्हें भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। यही तो आंसर राइटिंग में आपको लिखना है, जब आंसर राइटिंग करेंगे तब।
तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की ये कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल मेरे लिए हो, सुझाव हो, तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद। ईमानदारी से मेहनत करिए।